आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना सौम्य, पूछो ना बेटा। मैम अभी जो सर आए थे वो कौन थे? संदीप सर। मैम मेरी एसएस की टेक्स्ट बुक, मेरी तो एसएस की एग्जाम है, वो भी रिटर्न वाली। अरे गूगल बाप फॉर्म रे। की तो है ही और रिटर्न वाली भी है। 1 सेकंड मैम, मैं अभी बोलता हूँ। हाँ कोई बात। देवांश बाकी है। सुहानी। यस मैम। वीडियो भी ऑन कर दो बच्चा लोग, तुम लोग। हाँ मैम। मेरी टेक्स्ट बुक आ गई। आ गई ना? हाँ मैंने बोला था टेक्स्ट बुक आ जानी चाहिए। सौम्य की नहीं मैम आई। आपके डर से वो तो वर्कबुक भी लेके आ गया। वेरी सब गुड, सब कुछ लेके आ गया। वेरी गुड। सुहानी 28 मार्क्स। ओके मैम। मैम 25 में से 28 है उसको। उसके 30 मार्क्स का पेपर था बेटा। मुझे कितने आए? मुझे 16 के ऐसे ही आए हुए है ना? कम है धैर्य। कितने मैम? क्वेश्चन आंसर सही नहीं है। 13 मार्क्स है तुम्हारा। मैम मैम शॉर्ट नोट तो मैम, check- नहीं लिखा था बेटा तुमने, शॉर्ट नोट सही नहीं लिखी है धैर्य। मैम पर आधी आधी तो लिखनी है ना, वो तो सही लिखी है ना? ऐसा नहीं चलता है ना बेटा। आप मुझे मैम आप मुझे वो पेपर सेंड कर सकते हो? हाँ कर देती हूँ ना मैं। मैं सोनिया मैम से आप ले लेना, मैं पीडीएफ भेज देती हूँ। ओके मैम। मैम। बोलो बेटा। मैम मेरे को 24। 24 है मैम। ओके 24। और मैम मेरे को एग्जाम है 20 तारीख को है मैम। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 10th चैप्टर की। ओके चलो अभी हम लोग आज 10 चैप्टर फटाफट फिनिश कर ले। यस मैम। 1 सेकंड मैम, मैं मैम मुझे भी एग्जाम है 9/9 को एसएस की। कोर्स क्या है? कोर्स मैम मैं अभी बताती हूँ। कोर्स है मैम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 24। मैम हमें ना चैप्टर नंबर 13 करना पड़ेगा। 2 और 24 तो हो गया है। ओके तो वो कर देते, ठीक है। जवाब देंगे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। सुहानी मैम के पास। गुड आफ्टरनून। चलो मैम 2 मिनट मैं टेक्स्ट बुक लेके आती हूँ। कोई बात नहीं, तब तक मैं इन लोग का फिनिश कर लेती हूँ। आज मुझे इनका 10 चैप्टर फिनिश करना है। ओके मैम। कम टू द पेज नंबर 55 बेटा। अब आज सबके पास टेक्स्ट बुक है। देवांश, सौम्य, सबके वीडियो मुझे ऑन चाहिए। मैम वो हम लोग है ना, मैम मेरी तो टेक्स्ट बुक की नहीं मिल रही है, गुम हो गई। क्या? टेक्स्ट बुक गुम हो गई। सौम्य को टेक्स्ट बुक नहीं मिली। धैर्य तुम्हारे पास तो टेक्स्ट बुक है ना? मैम मेरे पास भी है पर वो गुम गई, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ वो चलते चलते बाहर घूमने चली गई। नो मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? नहीं, मैंने बोला था कंपलसरी टेक्स्ट बुक के साथ बैठना है। चलो मैम है मेरे पास तो पीडीएफ हो जाएगा मैम। कम टू द पेज नंबर 55। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, वो था अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है, और वॉल्केनो के बारे में।
वो एंडोजेनिक फोर्स था। वो हमने जो समझा था वो कौन सा फोर्स था? एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स। अब आज हम करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स, जो चेंजेस सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, वो फोर्सेस के बारे में हम लोग समझेंगे। मेजर लैंड फॉर्म्स सबसे पहला, फिर रिवर दूसरा, फिर थर्ड है वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ ग्लेशियर, वर्क ऑफ विंड, ऐसे सारे पढ़े। अब इसमें क्या होता है, ये जो एक्सोजेनिक फोर्स है, ये चेंज है, उसमें कुछ जमा होता है जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, साथ में कुछ धुल जाता है, इरोजन। इसके वजह से अलग अलग वर्ड मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं। दो टाइप की प्रोसेस होती है, विदरिंग, इरोजन। विदरिंग का मतलब क्या है? जिसके पास भी वहां पे टेक्स्ट बुक है वो अंडरलाइन करेगा ये डेफिनेशन। विदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन अर्थ सरफेस। उसको वेदरिंग नहीं बोलना है, उसको बोलना है विदरिंग। विदरिंग यानी कि क्या, मान लो एक पत्थर का टुकड़ा है, उस पे बारिश गिरी, बारिश की सीजन चली गई, फिर उसी पत्थर के टुकड़ों पे धूप आई, या कोई वो रॉक है वो सी के नदी किनारे है, तो वो पानी आता है वापस जाता है, पानी आता है वापस जाता है। यस देवांश। Withering is the breaking up of the rocks on the surface. वो करना है ना, अर्थ सरफेस। वो अंडरलाइन कर। Yes ma'am. Yes. कोई भी पत्थर पे बार बार पानी अगर लगता है, धूप आती है, तो वो चीज टूटने लगती है, उसे बोलते हैं इरोड, इरोजन। ओके, ये पानी की वजह से होता है, विंड की वजह से होता है, आइस की वजह से, डिपेंड वो रॉक कहाँ पर है। अभी वो ऊपर माउंटेन पे है तो आइस की वजह से वो रॉक टूटेगा। मैम तो ऐसा वाटरफॉल में भी होता है ना? किस में होता है बेटा? वाटरफॉल। हाँ, वाटरफॉल में भी होता है। अब देखो, ये टूटने के बाद वो हो जाता है विदर्ड मटेरियल। अब ये विदर्ड मटेरियल उस जगह से दूसरे जगह पे चली जाती है, जिसे बोला जाता है डिपॉजिट। क्या बोला जाता है? दूसरे जगह पे जाके वो जमा हो जाती है, एक जगह से दूसरी। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हम पैसे क्या करते हैं, डालते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट करना, हमने जमा किया। उसी तरह ये विंड की वजह से या वाटर की वजह से वो जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े थे वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं और एरिया में जाके जमा हो गए, डिपॉजिट। पहले इरोड हुए यानी पहले टुकड़े हुए, वहां से उठा के वो दूसरे जगह पे गए यानी डिपॉजिट हुए। ये जो पूरी प्रोसेस है विदरिंग और डिपोजिशन, इसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलती है अर्थ पे, माउंटेन, प्लेन, प्लेटूज। ओके, तो इसमें आपको बेसिकली दो चीज समझनी है। आपको क्या समझना है? दो चीज। अंडरलाइन आपने करने को क्या बोला था मैम? टेक्स्ट बुक तो मिल गई मेरी। मिल गई ना? देखो, मेजर लैंडफॉर्म वाला पैराग्राफ है, उसमें थर्ड लाइन है, इसमें दिया गया है विदरिंग, उसका डेफिनेशन दिया है। विदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक। रॉक जो होते हैं अर्थ के सरफेस पे, पत्थर, उसका टूट जाना, उसे बोला जाता है विदरिंग। विदरिंग कैसे होता है? वाटर की वजह से, विंड की वजह से, आइस की वजह से। अब ये जो पत्थर के टुकड़े हैं वो उस जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पर खुद तो वो पैदल जाएंगे नहीं, उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दूसरे एजेंट होते हैं, वाटर, विंड एक्सेट्रा। इवेंचुअली यानी फाइनली वो एक दूसरी जगह पे जाके वो जमा हो जाएगी, जिसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। एक डिपॉजिट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और इस तरह से लैंडफॉर्म बनता है। अब समझ में आया? Yes ma'am. क्लियरली सबको It समझ is में आया? clear. Yes ma'am, clear. मैम आइस से कैसे होता है?
बेटा अगर वो माउंटेन रीजन में है तो वहां पे बारिश नहीं होगी, वहां पे स्नो होगा। समझ तो में आया? स्नो हाँ, गिरती है तो वो ऐसा ही होता है ना सब? क्या बोल रहे हो, कैसे होता है सब? तो स्नो गिरती है तो स्नो ऐसा ही होता है ना फिर? ऐसा ही होता है स्नो, यानी स्नो स्नो जैसा होता है। नहीं मैम, उसका मतलब है कि स्नो होता है कि ऐसे जैसे रॉक में कैसे इरोजन हुआ तो स्नो में भी इरोजन थोड़ी हाँ ना हो वही, सकता है। ऐसा ही होता है तुम्हारा, ऐसा ही होता है। मैं मुझे कितना सारा समझना पड़ता है टेरियर। ओके, अब दूसरा है वर्क ऑफ रिवर। रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। रिवर जब फ्लो होके आती है, लैंडस्केप पे आती है, तो वो उसके साथ सारी चीजें लेके जाती है, उसको इरोड बोलते हैं। जब रिवर टंबल होती है, यानी से गोल 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 आएगी, हार्ड रॉक है, वैली है, कहीं से भी, जैसे अभी धैर्य ने बोला था कि वाटरफॉल में भी वो इरोड होता होगा ना, तो हाँ, बार बार वाटरफॉल गिरता है, वो पत्थर पे गिरता है, तो वो पत्थर क्या हो जाएगा, इरोड होगा। Yes, ma'am. अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में पूरा समझना है कि ऊपर से जब रिवर फ्लो होके आती है, जैसे गंगा रिवर, फाइनली ऊपर से जब रिवर फ्लो होकर आती है, फाइनली वो कहाँ जाके मिलती है, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल। रिवर ऊपर से माउंटेन से फ्लो होके पूरे रास्ते में ट्रैवल करके फाइनली वो सी को जाके मिल जाती है। अब जब ये रिवर ऊपर से फ्लो होके प्लेन एरिया में एंटर करती है, तब वो सीधा सीधा एंटर नहीं करती है। जिस तरीके से वहां पे जगह है, ऐसे ट्विस्ट होता है, टर्न होता है, रिवर ऐसे ऐसे जाती है ना, हम देखते हैं ना कई बार, ठीक है। अब ये जो रिवर ऐसे ट्विस्ट और टर्न होता है ना, उसका एक वर्ड होता है, उसको बोला जाता है मेंडर्स। क्या बोला जाता है, मेंडर्स। अब ये कंटिन्यूअस ट्विस्ट टर्न उस जगह से हो रहा है, वो पर्टिकुलर पाथ से कंटिन्यूअस वो रिवर ट्विस्ट टर्न कर रहा है, तब वो जो मेंडर है, ठीक है, वो मेंडर के एंड कट जाएंगे और वो लूप जैसा फॉर्म करेंगे। कंटिन्यूअस इरोजन डिपोजिशन, मेंडर की जो एंड्स है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएगी और सर्कल जैसा फॉर्म करे। कंटिन्यूअस वो ट्विस्ट टर्न हो रही है तो उसमें एक गैप हो जाएगा। देखो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में? यस मैम, फर्स्ट स्टेज ऑफ Yes, ma'am. फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन, यानी कि अब तो रिवर फ्लो होना शुरू हुआ है, ठीक है। फिर वो ज्यादा फ्लो होता गया, पहले ऊपर इतना ही इरोजन हुआ, फिर नीचे वी जैसा हो गया, ज्यादा पानी जा रहा है, ज्यादा इरोजन हुआ तो यू जैसा बन गया, और ज्यादा इरोजन हुआ तो वो कट के साइड में चला गया। और वो शेप देख रहा है, घोड़े की नाल होती है ना, हॉर्स शू, इसको हम घोड़े की नाल बोलते हैं। पता है ना धैर्य, घोड़े को पहनाया जाता है उसके पैर में, क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि मैम उसको पैर में लगे नहीं। Yes, ma'am. और शू घोड़े की नाल बोलते हैं, वैसे शेप का नहीं Yes, दिख रहा है, ma'am. देखो। और मैम वो जो बनता है उसको ऑक्स बो लेक बोलते हैं। यस, उसे बोलते हैं ऑक्स बो लेक। ठीक है, समझ में आया धैर्य? मैं अभी Yes, ma'am. वापस पढ़ रही हूँ और वापस समझाती जा रही हूँ, ठीक है। देखो जैसे रिवर, सबसे पहले रिवर एंटर हुआ प्लेन में, अब वो कैसे फ्लो होता है, ट्विस्ट टर्न, और एक बैंड फॉर्म हो जाता है, एक बैंड, उस बैंड को बोलते हैं मेंडर्स। कंटिन्यूअस इरोजन होना, कंटिन्यूअस डिपोजन होना, ये मेंडर्स में लूप आ जाते हैं जिसके शेप आते हैं हॉर्स शू जैसा। इन दिस कंडीशन जब रिवर फ्लड हो जाता है, डिपोजिशन बहुत आ जाता है, तो मेंडर्स लूप कट ऑफ, यानी वो कट जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं।
वाटर रिमेन्स इन द अबंडेंट, पानी तो वैसे का वैसा ही रहता है, पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कई बार रिवर जो बैंक होता है उसके बाहर भी फ्लो होके आ जाता है। क्यों? बहुत बारिश आ जाती है तब हम बोलते हैं कि पुल आया, फ्लड आया। ओके, फ्लड कब आता है? यस मैम। फ्लड आया और पानी जब वापस गए तो फ्लड आने की वजह से उस रिवर में बाहर डिपॉजिट आया एल्यूमिनियम एंड अदर मटेरियल। लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन, ये डिपोजिशन के वजह से जो लैंडफॉर्म होता है उसे बोला जाता है फ्लड प्लेन। उसे क्या बोला जाता है? फ्लड प्लेन। अब देखो, आपके सब अपने पास एक पेंसिल रखो। जो ऑक्सबो लेक तक है ना आपके पैराग्राफ में, वहां तक उसको ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट बना लो। मैम कहाँ पे? मैम कहाँ पे? मैम कहाँ पे? अब मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ ध्यान रखना। यहाँ पे हमें रिवर का दो बताया, पहले इरोजन से क्या लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, फिर दूसरा फॉर्म होता है डिपोजिशन से। तो पहले मैं आपको इरोजन वाला बताती हूँ। When as a river enters the plain, it flows there a twist turn, forming a large band known as meander. Continuous erosion and deposition along the side of meander and the meander loop come closer, assume the shape of horseshoe or a circle. In this condition, river get flooded due to deposition. Land between the meander loops यानी मेंडर की जो खाली जगह पड़ी है, gets cut off by the river flow, बहुत पानी आने की वजह से। River leaves its long path, रिवर वो जगह छोड़ के आगे चली जाती है। जो पानी पीछे रह गया उसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, वहां तक। ये इरोजन है मैम। एज द रिवर से ऑक्सबो लेक तक? नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। अब सिर्फ ऑक्सबो लेक तक ऐसे एक पेंसिल से लाइन कटो, इतना हाईएस्ट द रिवर। और जो ऑक्सबो लेक है ना, ये इरोजन के वजह से है। मैम कहाँ पे? मैम मैं बता दूं? हाँ बता। यहाँ पे है, ये लाइन पे, ये रहा ऑक्सबो लेक। मैम एज द रिवर से वहां तक? कुछ लिखना नहीं है आपको, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ये इरोजन है। 11th ये वाला आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है जिसमें फूड, फ्लड प्लेन, लेवल ऑफ रिवर, एल्यूवियल प्लेन, ये डिपोजिशन के वजह से है। जब फ्लड आता है, पानी उसके साथ बहुत सारे मिनरल लेकर आता है। पानी वापस अपनी जगह पे चला जाता है, पर वो जमीन पे मिनरल्स और एल्यूवियल डिपॉजिट यानी छोड़ के जाता है। क्या करता है? डिपॉजिट छोड़ के जाता है। ऐसा जो लैंडफॉर्म फ्लड की वजह से आता है, तब उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। समटाइम्स द रिवर सीम्स टू फ्लो आउट ऑफ द बैंक, यानी फ्लड आना। फ्लड के साथ वो डिपॉजिट करता है एल्यूविलियम और दूसरे मटेरियल। ऐसा लैंडफॉर्म जो फॉर्म हुआ डिपोजिशन के वजह से, उसे फ्लड प्लेन। मैम आपका वीडियो चिपक गया। मैम आप चिपक गए। मैम को नेटवर्क इश्यू। हेलो मैम। मैम का नेटवर्क इशू है, 2 मिनट। मैम हाँ, मैं चिपक गई थी, मैं वापस आती हूँ। When a large amount of soil deposit, रिवर के दोनों साइड जब सॉइल का डिपॉजिट होता है उसको लीवीज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लीवीज बोलते हैं। लीवीज। मैम वहां तक करना है? नहीं, कुछ करना नहीं है, सुनो। अब रिवर जब सी में मिलता है, मैंने बोला ना ऊपर से रिवर जब फ्लो होके आता है, वो इन दी एंड कहाँ पे चला जाता है? पानी सब सी पे, राइट? तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और रिवर टुकड़ों में डिवाइड होने लगता है। वो डिवाइड होने लगता है।
उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, जब रिवर टुकड़ों में डिवाइड होने लगता है। जब ये रिवर स्लो होता है तब उसके साथ जो भी पानी में डिपॉजिट होते हैं जैसे सिल्ट, सॉइल, वो सब छोड़ के सी में चला जाता है। हर एक ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी होता है उसकी खुद की ओपनिंग होती है, उसे बोला जाता है डेल्टा। हाँ बेटा बोलो। यस मैम, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ एक ही पूछना। यस मैम, वो मैम हमारा साइंस का लेक्चर था ना, तब सुहानी ने ये क्वेश्चन किया था कि इक्वेटर कहाँ होता है, तो मैम आप बता सकते हो इक्वेटर कहाँ होता है? इक्वेटर मैम 0 डिग्री पर होता है। मैम मैंने यस मैम, मैंने कहा था, फिर वो बोल रही है कि कहाँ होता है। मैं कहाँ बताती हूँ, मैं अर्थ के सेंटर में। नहीं मैं समझ गई। सबसे पहले इक्वेटर होता नहीं, वो इमेजिनरी लाइन है। सही आंसर है। सुहानी तुमने क्वेश्चन पूछा था बेटा, इक्वेटर होता ही नहीं है, वो हमारी इमेजिनरी लाइंस है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन हमने इमेजिन की है, वो अर्थ पे कुछ ऐसी लाइन खींची नहीं गई है। समझ में मैम आपने गए? मुझे क्या कुछ पूछा? हाँ सुहानी तुम्हें कुछ पूछा। धैर्य ये बोल रहा था कि साइंस के लेक्चर में तुमने ये पूछा था कि इक्वेटर कहाँ होता है, तो सबने बोला 0 डिग्री। कौन सी प्लेस पे होता है? नहीं होता है, वो इमेजिनरी लाइन है। वो latitudes and longitudes are the imaginary line which we have geologists have imagined that earth is divided according to that. ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइन किसी ने खींची नहीं है। कैसे किया जाता है? जहां पे सन डायरेक्ट होता है, सन के रेज जहां पे डायरेक्ट होते हैं वो इक्वेटर होता है। समझ में आया? मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मैम उसका मैम क्लियर आ रही है। लेक्चर है मैम। दिवांश तुम्हारा नेट देखो बेटा, मेरा फुल है अभी। मैम क्लियर आ रही है। मैम अभी भी नहीं आ रही है मैम अच्छे से। क्लियर आ रही है मैम। मैम ओके सौम्या की भी कट रही है। बेटा देवांश तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है। अभी क्या मैं मैम? देवांश आपके नेट में प्रॉब्लम है। मैम मैं लियो के ज्वाइन होता हूँ मैम। हाँ अब देखो, मैंने आपको ये डेल्टा वाला समझाया, इसका पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी कि डेल्टा कैसा दिखता है। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी एक रिवर है, उसका 1 2 3 ऐसी लाइंस होती है। देवांश को वापस रिजॉइन हो जाने दो, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। मैम ये फ्लड प्लेन, लेवल ऑफ रिवर, एल्यूवियल प्लेन, वो क्या है मैम? वही तो समझाया मैंने, फ्लड प्लेन यस मैम अच्छे से आ पाई मैम आवाज। डेपोजिशन के वजह से। अच्छा ओके मैम, वही है। मैम अब आपकी अच्छे से आई आवाज। ये दिख रहा है, ये डेल्टा है। यस ये मैम देखो, रिवर ये डेल्टा। रिवर फ्लो होके आया, ये यहाँ से एक ही रिवर है, दिख रहा है आपको, पर यहाँ पे अलग 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 चला गया, दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। ये डेल्टा होता है साहब। तो मैम ये साइड में क्या है? और यहाँ पे आके वो सी को मिल गया, दिख रहा है? मैम ये जहाँ से जगह हो रही है ना, तो ये साइड में क्या है? यहाँ पे ये सी है। नहीं नहीं ये नहीं, इसके ये वाला जो है ना, सैंड है बेटा, ये सब सैंड है। ये रिवर ऊपर से फ्लो होके जब सी को मिलती है, मिलने के वक्त वो अपने साथ सारा डिपोजिशन छोड़ देती है। ये सारा मटेरियल है मैम डिपोजिशन आप फिर से। जब वो डिपोजिशन छोड़ती है तो ये ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देती है। क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज। हर एक डिस्ट्रीब्यूटरीज का एक ओपन माउथ होता है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 दिख रहा है? मैम वो इसलिए ना क्योंकि यस वो मैम। वाटर जाता है, इसलिए वो जो भी वो स्लो हो जाता है। जैसे जैसे वो सी के नजदीक आ रहा है वो स्लो हो मैम जाता है। सी में जा रहा है मैम हाँ ये सारा सी पानी। है, ये सी है, ये सी में मिल रहा है, ये रिवर का पानी है। और देखो ये ऊपर से आ रहा है तब ये एक ही है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे आके वो अलग 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 मैम ऐसा क्यों Divide हुआ हुआ है। मैम? अलग अलग हो रहा है।
बेटा ये नेचर है, अब मैं नेचर को क्या करूं बताओ, उसको मैम, कैसे जाके रोकूं? मैम आप एक बार ऑक्सबो का भी ऐसा कोई पिक्चर हो तो दिखाओ ना मैम। सब है, मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वीडियो बंद रखूं? हाँ रखो। ये सारे डेल्टा है, इसे क्या बोलते हैं? ये डेल्टा है, उसे बोलते हैं हम डेल्टा। देखो ये एक ऐसा डेल्टा है, हर एक कंट्री में डेल्टा होता है। ये गंगा डेल्टा है, हमारा गंगा डेल्टा, कहाँ, ठीक है? कौन सा वाला मैम? ये वाला गंगा डेल्टा है, ओके मैम। ओके। हर एक में ये मैम जो, मतलब ये ग्रीन ग्रीन, हाँ मतलब समझ में नहीं आया कहाँ पे है डेल्टा? ये ग्रीन ग्रीन ग्रास है ना? हाँ वो ग्रीन ग्रीन डेपोजिशन बोल सकते हैं, ग्रास बोल सकते हैं। ये देखो सारे डेल्टा है, ये गंगा डेल्टा है, ये गंगा डेल्टा है वापस, ये सारे डेल्टा है। इसमें ये बोला जाता है कि इन दी एंड जब रिवर सी में मिलता है, मिलने के पहले वो जो जगह होती है बीच में, ये सी है, ये मिलने की जगह पे वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाते हैं, उसको डेल्टा बोलते हैं, उसके माउथ को डेल्टा बोलते हैं, ओके। मैम ऑक्सबो दिखाओ ना। हाँ सब दिखाती हूँ, रुको। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। देखो ये ऑक्सबो लेक, ये दिख रहा है, ये हॉर्स शू जैसा फिगर आ गया, दिख यस रहा है? मैम। यस अब ये मैम। देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा ऑक्सबो लेक के वहां पे उसको पूरा गार्डन और वो सब बना दिया है, और ये मेंडर है, ये सारा बीच में ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है, मेंडर हो रहा है। बहुत जब उसका इरोजन होता है तो वो ऑक्सबो लेक में फॉर्म हो जाता है। मैम बड़ा मैम ये डेल्टा का रास्ता ये वो खुद बनाते हैं या फिर भगवान ने बनाया ही हुआ है ये? बेटा ये नेचुरल है, नेचर है, खुद ही बनाएंगे ना। ये सारे फिगर्स आपको दिख रहे हैं ऑक्सबो का, ये Yes, ma'am. सब रियल पिक्चर्स है ऑक्सबो लेक, यस मैम। समझ में आया? अब यस मैम। तो वो जो ऑक्सबो लेक में पानी होता है उसको कुछ नहीं होता मैम? वो लेक है, वो लेक बन जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर बताया ना कि उसको पूरा डेवलप किया है, ये वाला पिक्चर देखो, पूरा पूरा उसको डेकोरेट किया है, उसके बीच में पानी तो है ही, लेक है, फिर वो लेक बन जाता है। यस मैम दिखा। समझ में आया? आप यस मैम। ये सारे मेंडर्स की वजह से जो लेक बनते हैं वो है, इस तरह से फॉर्मेशन आता है, सबसे पहला, दूसरा और फिर थर्ड। ये पिक्चर्स है जो हम डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं, और वो मैंने आपको रियल पिक्चर्स दिखाए ऑक्सबो के। क्लियर नाउ? यस मैम। श्योर? तो यहाँ पे समझ में आ गया डेल्टा क्या है, ऑक्सबो लेक क्या है, वो सब समझ में आ गया आप लोग को। और फ्लड प्लेन क्या है? ऑक्सबो जो है वो इरोजन के वजह से है रिवर के, फ्लड प्लेन है वो डिपोजिशन के वजह से है, ओके? मैम चलो हाँ, मैम जैसे ये गंगा रिवर है तो मैम इसके आगे आगे जाएंगे तो ये गंगा डेल पोस्ट आ जाएगा। गंगा क्या हो जाएगा? मैम आपने दिखा है ना डिस्ट्रीब्यूटरीज, हाँ, वो ऊपर से गंगा फ्लो होता है, फिर इन दी एंड वो जाके मिलता है अरेबियन सी। उसके पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, क्या होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज? वो हो जाता है डेल्टा, मैम ओके? मैम गंगा का ये ऑक्सबो लेक है, ऐसा कोई ऐसा बना है कभी? हाँ बनता है,
मैम तो मैं गंगा रिवर गया हूँ, तो वहां पे आगे आगे बहुत दूर जाएंगे तो वो होगा ऐसा। बेटा ऊपर से वो फ्लो क्या आता है नॉर्थ से, और सी कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ बनेगी? मैम साउथ में बनेगी ना। तो फिर तुम आगे आगे जाओगे तो तुम कितना आगे आगे जाओगे गंगा में? यस मैम। मैम तो ये ऐसे ही पूरी दुनिया घूम लेगा। है ना मैम? हाँ देखो, जो गंगा रिवर है उसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है, भागीरथी और हुगली। डिस्ट्रीब्यूटरीज का नाम है, गंगा सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका, यमुना रिवर उससे फॉर्म होती है, उसका ट्रिब्यूटरी है, गंगा का ट्रिब्यूटरी। यानी जो ये गंगा रिवर फ्लो होती है, बीच में उसका पानी डिपोजिशन छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ती है, जहां जहां उसका पानी छोड़ती है, डिपोजिशन छोड़ती है, वहां पे वो अलग अलग नाम रिवर का बन जाता है। यमुना रिवर, ठीक है, फिर पद्मा, मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं गंगा के। गंगा अर्थ पे कैसे आती है? ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर है, वो ड्रॉप ड्रॉप मेल्ट होता है और उससे गंगा रिवर फ्लो होके आती है। क्लियर? यस मैम। मैम वो तो शंकर दादा के माथे में से नहीं आती है? क्या बेटा? मैम गंगा तो शंकर दादा के माथे में से नहीं आती है? बेटा वो हमने कहानी बनाई है, मैथोलॉजिकल स्टोरी। मैम हाँ बोलो। मैम मतलब ये यमुना और ये सब है वो गंगा ही है, बस नाम अलग उसकी अलग हो गए। ट्रिब्यूटरीज है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, ट्रिब्यूटरीज, उसे क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरीज। ओके मैम। ओके, होलीएस्ट रिवर हमारा माना जाता है गंगा, ठीक है। कौन कौन से है? यमुना, चंबल, बानस, रिवर, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सारे गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। समझ में आया? और डिस्ट्रीब्यूटरीज भागीरथ और हुगली है। मैम मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो सिर्फ दो ही है? हाँ मैम ये ऑक्सबो लेक वो कहाँ आता है? बेटा ये फॉर्म होता है, ऐसे ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है बार बार, वो रिवर कोई भी जगह पे, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कोई इसी जगह पे फॉर्म होता है। यस मैम, पर मैम आपने पिक्चर दिखाया ना वो मैंने अलग अलग जगह का ऐसे ही पिक्चर दिखाया। मैम हम ऑक्सबो लेक खुद बना सकते हैं? कैसे बनाएगा तू मुझे बोल। मैम रिवर में से पहले तो यू शेप का बनाओ, बाद में हाँ। बीच में से कट डालो। अब देखो जैसे तुम पूछ रहे हो गंगा रिवर से ऑक्सबो लेक फॉर्म हुआ है, कल्हाना विलेज करके एक विलेज है, वहां पे फॉर्म हुआ है एक बड़ा सा लेक, पूर्वाष्टली विलेज है, वहां पे ये ऑक्सबो लेक फॉर्म हुआ है गंगा रिवर से। मैम बट ये ऑक्सबो लेक फॉर्म कैसे होता है वो समझ में नहीं आया। अभी तो मैंने दिखाया, वो पानी रिवर का फ्लो होते जाता है, मेंडर फॉर्म होता है, फिर यू शेप का बनके हाँ, लेक यस होता है, उसे ऑक्सबो लेक शेप का होता है, इसलिए ऑक्सबो लेक होता है, फिर उसको लेक अलग अलग नाम दिया जाता है। ओके मैम। इंडिया में केरला में ऑक्सबो लेक है एक, व्यंथला लेक, नेचुरल ऑक्सबो लेक फाउंड इन व्यंथला इन केरला। मैम हमारे गुजरात में है। पूरे साउथ इंडिया में ये एक ही ऑक्सबो लेक है। मैम हमारे गुजरात में कहीं पे है मैम? गुजरात में है कहीं पे मैम? अहमदाबाद में तो नहीं होगा, गुजरात में है? होगा शायद से। वो तो वहां पे ओके, अब ये वर्क ऑफ सी है, देवांश का क्या है पता नहीं, उसका नेट में प्रॉब्लम हो रहा है।
अब वर्क ऑफ सी वेव्स, चलो आज मुझे ये खत्म करना है, मैं आपको बताती हूँ गुजरात में ऑक्सबो लेक है कि नहीं। मैम अब मैं रीड करूँ? हाँ रीड करो। The मैम erosion, डेढ़ के बाद मैं रीड करूंगा। हाँ ठीक है, नहीं गुजरात में नहीं है बेटा। the erosion and dispersion of the sea waves give rise to coastal landform. Sea waves continuously strike against the rocks. As a result, cracks develop. Over the time, they become large and wider, which is called sea cave. As these sea cavities becomes large, only the roof of the caves remain, thus flooring the sea सॉरी altitude. धैर्य रुको ना 1 मिनट बेटा। अब हमारी गुजरात में है कहाँ पे है मैम? मैम कहाँ पे स्पेलिंग बोलो मैम। उसे यहाँ पे नेचुरल लेक करके बोला है, ऑक्सबो लेक का पिक्चर तो दिया है, हमीरसर लेक भुज में, काकरिया लेक ऐसे ही बोल रहे हैं, वो थोड़ी ना ऑक्सबो लेक है, वो तो नेचुरल लेक है, आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है। हाँ मैम, नारायण रुको मैम मैं सरोवर सर्च भी। करती हूँ। ये सब तो नेचुरल लेक है। बताता है मैम। मैम भुज में नहीं है मैम। क्या बेटा? मैम भुज में तो नहीं वो है। आर्टिफिशियल लेक है बेटा। मैम भुज में आपने बोला ना ऑक्सबो लेक है। नहीं है, नहीं है, में तो नहीं है। नहीं है बेटा, ये सब आर्टिफिशियल लेक है, हमारे गुजरात में नहीं है, सारे हाँ मैम, आर्टिफिशियल लेक है। इसमें भी नहीं दिखा रहा है कि ऑक्सबो लेक नहीं है। आर्टिफिशियल लेक है सारे, केरला में सबसे बड़ा है। केरला जाना पड़ेगा। जहाँ जाएंगे ना तो ऑक्सबो लेक देखने। चलो धैर्य अपनी वर्क ऑफ सी वेव्स बताती हूँ। अब जो सी वेव्स होता है उसमें भी इरोजन और डिपोजिशन दोनों प्रोसेस होती है। सी वेव्स कंटिन्यूअसली रॉक को ऐसे वेव्स आते हैं तो स्ट्राइक यानी उनको टकरा के वापस जाते हैं, जिसकी वजह से वो पत्थर पे क्रैक हो जाती है। ओवर द टाइम वो, और ये जो क्रैक होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सी केव्स। इसका पिक्चर आपको नहीं दिखाया है, पूरा समझाने के बाद मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ओके, अब केव गुफा जैसा बन जाता है सी केव्स। जैसे जैसे ये कैविटीज यानी ये केव्स जो है वो बड़ी हो जाती है तो पूरा होल हो जाता है, बीच में सिर्फ रूफ रहता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुझे पिक्चर ही दिखाना पड़ेगा। धैर्य की शक्ल से पता चलता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो मैम मुझे समझ आया। मैं तो सच में बोलूंगा मुझे नहीं आया। समझ में नहीं आया ना सौम्या? देखो ये पिक्चर दिख रही है? यस मैम। यस मैम, ऐसा कंटिन्यूअस मैम ये गुफा जैसा है वो। हाँ कंटिन्यूअस वो पानी गिर रहा है पत्थर पे। ये वाला दिखा, ये समझ में आएगा ज्यादा। मैम मैम ये दिख रहा है कि ऐसा गुफा पे बीच में वो पत्थर से बना हुआ है गुफा जैसा, तो मैम उससे वो फ्लो हो रहा है, तो मैम वो इरोजन नहीं हो सकता? बताती हूँ ना। अब देखो ये डायग्राम को देखो, अब इरोजन हुआ, ये पत्थर है, केव दिख रहा है, गुफा जैसा बन गया। यस मैम। दिख रहा है ना, इस पे बार बार पानी गिरा,
गुफा, थोड़ी सी गुफा हो गई, वापस इसी जगह पे बार बार पानी जा रहा है, ऐसा गैप हो गया, आर पार हो गया। ओके, ये पूरा पत्थर चला गया, ऊपर सिर्फ रूफ रहा। समझ में आया? बट मैम साइड में भी तो है, तो साइड में क्यों पानी नहीं गया? अभी अभी मैं समझा रही हूँ ना, 3 प्रोसेस होते हैं उसके। ये सी केव हुआ, ये सी आर्क हुआ, वापस और पानी जाने के बाद ये पूरा हट जाता है, ऊपर वाला भी चला जाता है। ओके, और ये बन जाता है स्टाक, सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा। आगे दिख रहा है आपको स्टाक, सिर्फ पत्थर, ऊपर का रूफ भी चला गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। समझ में आया मैं जो समझा रही हूँ? यस पानी बार बार वो रॉक को स्ट्राइक होता है, जिसकी वजह से सी केव फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? गुफा जैसा। बार बार ये सी केव में पानी वापस रखने से पूरी जगह हो जाती है, सिर्फ रूफ रहता है, उसे बोला जाता है सी आर्क। वापस वो रूफ भी चला जाता है और सिर्फ वॉल रह जाता है, जिसको बोलते हैं स्टाल्क, जिसे बोलते हैं स्टाल्क। मैम स्टाल्क भी कभी Stalk. फिनिश नहीं हो सकता? फिर ये स्टीपी रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी, उसको बोलते हैं सी क्लिफ। और डिपोजिशन के वजह से जो हम बीच घूमने जाते हैं ना, पानी बार बार आना, वेव आना वापस जाना, वेव आना वापस जाना लैंड सरफेस पे, वो लैंड सरफेस फॉर्म करती है बीच। वो क्या फॉर्म करती है? बीच। सैंड और वो सब डिपोजिशन आ जाती है ना, उसे बीच बोलते हैं। मैम मैम आपने बोला कि स्टाक मींस लास्ट होता है, तो वो उसके सिर्फ बाद एक वो भी पत्थर का टुकड़ा रह जाता है जो अलग से खड़ा रहता है रिवर पे, सी पे। तो मैम अगर वो नीचे की तरफ है तो उससे भी वो नहीं करेगा क्या नहीं करेगा पानी? बेटा? नहीं, धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। हाँ मैम। हाँ कह रही है। मैम ये देखो, मैंने ऐसा देखा है कि फोटो में कि बहुत बड़ा सी है और बीच में से ब्रिज है और ऐसे ही केव जैसा है। तो मैम उसमें तो वो पूरा पत्थर का ही होता है, तो उसमें तो मैम वो टूटता नहीं है, वो तो बनाया हुआ है ना आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल बनाया हुआ तो वो कैसे टूटेगा बेटा? हम नेचुरली बात कर रहे हैं। अब देखो, आप आ रहे हो ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? वो टॉप नॉर्थ में माउंटेन में होता है, रिवर ऑफ आइस, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। रिवर ऑफ आइस पूरा बर्फ का माउंटेन होता है, पूरा माउंटेन स्नो से कवर होता है। ग्लेशियर भी लैंडस्केप को इरोड करती है, बहुत सारे पत्थर डालते हैं, स्टोन्स डालते हैं। ग्लेशियर हमेशा यू शेप का होता है। आइस जो धीरे धीरे मेल्ट होता है और इस तरह से रिवर फॉर्म होता है। ग्लेशियर के साथ बहुत सारा मटेरियल होता है जो डिपॉजिट करता है हिल के नीचे, और वो फॉर्म करता है ड्रमलिन। वो क्या फॉर्म करता है? ड्रमलिन। सौम्य वीडियो ऑन करो। ये जो ड्रमलिन है ना, वो अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है? अभी तो आपने कहा ओवल शेप का होता है, ग्लेशियर से फॉर्म होता है। वो जब आइस उसके साथ सारा डिपॉजिट भेजता है। हाँ बोलो सौम्य। मैम अभी आपने कहा और इसमें लिखा है कि यू शेप का होता है, तो मैम ओवल शेप, यू शेप। बेटा यू शेप का ग्लेशियर होता है, ड्रमलिन नहीं। समझ में आया? ग्लेशियर्स का पिक्चर दिखाती हूँ। ये सारे ग्लेशियर्स है, ये ऐसे होते हैं ग्लेशियर्स। ओके,
अलग जगह पे अलग अलग जगह के ग्लेशियर्स हैं, दिख रहा है? हाँ या ना तो बोलो। हाँ मैम दिख रहा है ना। ये ग्लेशियर्स है जो धीरे धीरे मेल्ट होता है, पूरा बर्फ का होता है ये। और मैम बाद में पानी के साथ हमारे यहाँ आता है, पानी बन। हाँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वो ड्रमलिन देखना है तो वो देखोगे तो समझ में आएगा। मैम हम्म, मैम मुझे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए 2 मिनट में कैमरा ऑफ करता हूँ। हाँ देखो ये ड्रमलिन है, ये अलग अलग शेप के होते हैं। ओवल शेप का भी होता है, ग्लेशियर डिपोजिशन ड्रमलिन, ऐसे दिखता ऐसे है, ड्रमलिन फील्ड दिख रहा है। यस मैम। ग्लेशियर में जो सारा डिपॉजिट होता है वो जब जमा हो जाता है तब ऐसा फॉर्म होता है, लैंड जैसा। ओके, मैम छोटा सा माउंटेन जैसा फॉर्म होता है, उसे ड्रमलिन बोलते हैं हम। अब समझ में आया? यस मैम वो आप फिर से दिखा सकते हो मैम? क्या पीस वापस दिखाऊं? मैं वो आपने अभी दिखा है ना ड्रमलिन। ड्रमलिन लो, ये है देखो ड्रमलिन डिपोजिशन। यस मैम। के वजह से जो डिपोजिशन होता है, ये उसका रियल पिक्चर, ये ड्रमलिन का। ऐसा ऐसे ऐसे छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर्स के, इसको ड्रमलिन बोलते हैं। ये स्विट्जरलैंड में ड्रमलिन है। यस मैम। ग्लेशियर के डिपोजिशन के वजह से ये होता है ड्रमलिन। ओके मैम इधर कहीं है गुजरात में? हम माउंटेन में रहते हैं धैर्य, नो मैम। वी स्टे इन प्लेन एरिया। हम प्लेन एरिया में रहते हैं बेटा, तो कहाँ से होगा मुझे? मैम उत्तराखंड में तो होगा ना। क्या बेटा? उत्तराखंड में है मैम, वो तो हिली एरिया है ना। उससे भी ऊपर मैम मसूरी में तो होगा ना, मसूरी सर, मसूरी में तो होगा। ग्लेशियर के नजदीक होता है बेटा। ओके मैम क्योंकि उत्तराखंड से हिमालय थोड़ा नजदीक है ना। हाँ, चलो अभी लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग, वर्क ऑफ विंड। मैम मैं तो रीड हवा आती है, डेजर्ट, बेसिकली ये डेजर्ट। हाँ पढ़ लो सब। Wind is an active agent of erosion and deposition in the desert. In comparison to lower, the upper part of the rock is easily eroded. Therefore, such rocks have narrower base and wide tops. In the desert, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom's rock. When the wind blows, it lifts and transports and sends from one place to another. When it stops blowing, sand falls and gets deposited in low hill-like structure called branch suddens. Such types of branch are seen in Rajasthan. When such sand is deposited in area, it is called loss. Large deposits of losses are found in China. मैम इसमें भी चाइना। चाइना, हाँ सब में चाइना तो आना ही है ना। देखो यस मैम। विंड ये एक्टिव एजेंट है, ये सबसे एक्टिव एजेंट है। इरोजन और डिपोजिशन ये होता है डेजर्ट में। अब ये इरोजन और डिपोजिशन कहाँ पे होता है? डेजर्ट में होता है। इन कंपैरिजन टू लोअर अपर पार्ट ऑफ रॉक, जो रॉक होता है उसका लोअर नहीं ऊपर का पार्ट इरोड होता है, ऊपर का पार्ट।
ओके। और इसमें जब वो इरोड होता है तो वो कैसे शेप का रॉक बन जाता है? मशरूम। कैसे टाइप का? मशरूम बन जाता है। विंड ब्लो होता है, ये सैंड को दूसरे जगह पे जमा करता है। ये डेपोजिशन हो गया, वापस लिया, जमा किया, वापस लिया, जमा किया। जब वो जमा करता है, डिपोजिट करता है, तो वो बन जाता है सैंड ड्यून्स। वो क्या बन जाता है? सैंड ड्यून्स। सच टाइप ऑफ बरखान्स, ये राजस्थान में हमें सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, इंडिया में और चाइना में भी देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है लॉइस। ओके, यहाँ पे हमें सैंड ड्यून्स का पिक्चर भी दिया है, सैंड ड्यून का। मैम सैंड ड्यू तो फ्लावर नहीं है? नहीं, ये डिपोजिशन है ड्यू टू द विंड इन द डेजर्ट। ओके ओके, समझ में आया? Yes, ma'am, छोटे-छोटे यहाँ पे बच्चा लोग समझ में आया? ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके एग्जाम है स्कूल में। आप लोग का होमवर्क सुनो, ये मैटर कॉलम और फिलिंग द ब्लैंक्स करना हम लोग सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ओके मैम। मैम हमारे 8 दिन में सेकंड चैप्टर हो जाएगा? मैम हम तो एक एक होता है ना, तो जितने 8 डेज में जितने लेक्चर आएंगे उतने में सेकंड हो जाएगा मैम? ट्राई करेंगे मैम। मैम वो आज साइंस का लेक्चर है। होगा ही ना बेटा, क्यों? लास्ट टाइम नहीं था मैम था ना? तो फिर आज तुम्हारी बर्थडे है, कह रही हो कि मैम छुट्टी देगी? नो मैम। तो फिर मैम उसकी तो 31st को आती है मैम सबसे लास्ट देखो, अभी सेकंड चैप्टर करना है ना सुहानी, मैं इनका थोड़ा फिनिश कर देती हूँ। सेकंड चैप्टर है दिल्ली सल्तनत में। हम पढ़ेंगे कि राजपूत के बाद जब दिल्ली में सुल्तान यहाँ पे आया था। हमने पता है फर्स्ट चैप्टर में वो शहाबुद्दीन गोरी के बारे में पढ़ा था। शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तेराइन, जिसमें सेकंड बैटल में शहाबुद्दीन गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसके बाद शहाबुद्दीन गोरी जो थे, उन्होंने दिल्ली में अपना किंगडम सेटअप करना चाहा। अब वो अफगान वापस जा रहे थे और उसके स्लेव जिसका नाम था, वो अपना एक नोबल गुलाम रखते थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको दिल्ली संभालने दिया और वो खुद अफगान जा रहे थे। ऑन द वे और वो अफगान चले गए। अफगान में कुछ साल के बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और उनके डेथ के बाद दिल्ली में उनका स्लेव जो संभाल रहा था मोहम्मद गोरी के बदले, उसने वहां पे अपना सल्तनत सेटअप कर दिया और उसको नाम दिया स्लेव्स डायनेस्टी। स्लेव इसलिए क्योंकि वो गोरी का गुलाम था। समझ में आया? यस मैम। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट सुल्तान। 5 ईयर तक उसने यहाँ पे रूल किया। उसके डेथ के बाद उसका सन इन लॉ यानी उसकी बेटी का हस्बैंड, जिसका नाम था इल्तुतमिश, वो आया। उसने क्या सुल्तान में उसने एक नोबल यानी टीम खड़ी की, 40 टर्किश, जिसको बोला जाता था चहलगनी। क्या बोला जाता था? चहलगनी। 40 टर्किश नोबल थे जो पूरे सुल्तान को संभाल रहे थे। उसने लाहौर से दिल्ली अपना कैपिटल शिफ्ट किया और ऐसा माना जाता है कि वो ट्रू फाउंडर था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में था ना, कुतुब मीनार, वो बनाना शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर खत्म इल्तुतमिश ने किया था। हाँ धैर्य बोलो। मैम नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 चैप्टर करेंगे ना? करेंगे सुहानी। मैम वो आपने होमवर्क दिया ना कुछ? हाँ
मैम क्या था? क्यों तू सो गया था? नो मैम, मैं सुन ही रहा था। क्यों सुन नहीं रहे थे? मैम मैं सुन रहा था। तो सुना होगा ना मैंने क्या होमवर्क दिया। और मैम मैम आपने 10 चैप्टर के एमसीक्यूज ने वो सब करने वो दिया ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव। मैम आप जो बालाजी मसाला वेफर समझ रहे थे ना मैम, वो पॉपरिंग खा रहा था तब। वो की बालाजी की ही आती है। कोई नहीं, चलो अब ये समझ में आया। इल्तुमिश ट्रू फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का। इल्तुमिश के बेटे और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था। इल्तुमिश को लगा उसके बेटे ना सल्तनत संभाल नहीं पाएंगे, उससे एफिशिएंट तो उसकी बेटी है रजिया सुल्तान। और उसकी डेथ के बाद रजिया बनी दिल्ली की फर्स्ट वुमेन सल्तनत। वो फर्स्ट मैम वुमेन रूलर थी दिल्ली की। यस। मैम हमको है ना स्कूल में अभी ये 3rd चैप्टर ही चल रहा है ना, तो तुम सुन ही लो तो साथ साथ में उतना पोर्शन खत्म हो जाए। हाँ। ओके। तो रजिया पहली वुमेन रूलर थी जो थ्रोन ऑफ दिल्ली में आई। फिर एक ट्रैवलर था जो बाहर की कंट्री से इंडिया में आते हैं, इंडिया की किंगडम के बारे में लिखते हैं। मिनाजे सिराज वो हिस्टोरियन था। उसने उसकी बुक में लिखा था कि रजिया उसके भाई से ज्यादा एफिशिएंट और कैपेबल थे। ठीक है, पर जो लोग थे, नोबल्स थे, उसके भाई थे, वो नहीं चाहते थे कि वो वुमेन के हाथ नीचे रूल करे, वो वुमेन का हुक्म माने। तो उन्होंने क्या किया, उसको पावर में से निकाल दिया, उसको मार डाला और उसको निकाल दिया। 6 साल तक पूरा स्लेव डायनेस्टी प्रॉपरली चला नहीं। फिर इल्तुमिश के एक बेटे को नाजिरुद्दीन को थ्रोन में बिठाया और उसने 21 इयर्स तक रूल किया। उसके डेथ के बाद एक नोबल था जिसको बिठाया गया, गयाजुद्दीन बालबन। गयाजुद्दीन बालबन ने जो इल्तुमिश ने 40 टर्किश नोबल बनाया था चालगानी, उसको निकाल दिया। बालबन ने 22 इयर्स तक रूल किया और उसके डेथ के बाद खिलजी डायनेस्टी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खिलजी डायनेस्टी से पढ़ेंगे। वापस में मैम डायनेस्टी रिवाइज कराऊंगी और खिलजी मैम डायनेस्टी। मैं आपको एक बात बताऊं कि हाँ, जो रजिया है ना हाँ, उसकी डेथ किसने की थी? उसका एक स्लेव था ना, उसी ने उसको किया बहुत ही था। हाँ उसी ने किया था, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में ना वैसा मैम किया है डिटेल में थोड़ा। मैम और वो ना इसमें आ गया लड़कों की तरह अपना अटायर पहनती थी। हाँ मैम, फोटो में पहना है उसने। चलो अभी आप लोग को साइंस का लेक्चर होगा। ठीक है, बाय, आई एम लिविंग। लड़कियों को सुल्तान सैटरडे मिलते हैं हम लोग। ओके।
Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून मैम. आज धैर्य नहीं है. मैम हु दिखाई. मैम Yes. मैम मेरी गूगल में कल है ना एग्जाम थी हाँ. 25 मार्क्स की एमसीक्यूज वाली. मैम 25 में से मेरे को 21 मार्क्स आए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड चैप्टर में. अपने 7th स्टैंडर्ड का. यस मैम 7th स्टैंडर्ड का. हाँ, तो 4 मार्क्स कहाँ चले गए? मैम वो 4 रॉन्ग हुए. अच्छा. मैम अब मेरी कल या परसों है ना मेरी साइंस की गूगल में एग्जाम है. आज मैथ्स की थी. मैथ्स में सिर्फ हाँ. एक ही कम आया. मैम गूगल की भी थी और मेरी तो अब रिटर्न भी आएगी. अभी 21 या 20 को तारीख को है मैम रिटर्न. अच्छा. सुहानी, आप क्या कर रहे हो स्कूल में? मैम स्कूल में तो अभी चैप्टर नंबर 7 चल रहा है. मैम हमारे में 4. और ओके. हमारे यहाँ तो 5 तक खत्म हो गया है ना. हाँ मतलब मेरी टेक्स्ट बुक में 5 थोड़ा सा बाकी है. नहीं, तेरी नहीं, ये धैर्य और सौम्य को बोल रही हूँ. धैर्य, सौम्य. यस मैम. Yes, खत्म हो गया पूरा. लास्ट चलो मैम 5 चैप्टर रिवाइज कर लो. मैं आपकी सरप्राइज टेस्ट ले रही हूँ. सुहानी, तो हम अपना 7 लेसन कंटिन्यू करते हैं. ओके मैम. और मैम आपने लास्ट में जो सेकंड चैप्टर की वर्कशीट भेजी थी ना जो आती है मैम, उसके बाद आई ही नहीं है मैम ऐसी कोई. हाँ मैम चैप्टर नंबर 4 की भी नहीं है. चैप्टर नंबर 3 की 3 शायद की से तो आ गई. भेज दी है. 3 हाँ की हाँ भेज मैम 3 दी की है. बेच दी है. हाँ 3 की तो आ गई है बट 3 की 4 भेज की दी नहीं आई है. हाँ, तो मैं 4, 5 साथ में भेज दूंगी. चलो सुहानी, आप पढ़ो वीडियो ऑन करके. और बाकी सौम्य, धैर्य, आपको 10 मिनट दे रही हूँ. लेसन 5 रिवाइज कर लो. मैम मन में पढ़ना है. नहीं नहीं, जोर से पढ़ो, मैं सुन रही हूँ. ओके मैम. मैम लास्ट तो मैंने वेदर ऑफ अ प्लेस उसके पहले पढ़ा था. तो वहां से स्टार्ट करो जहाँ से स्टॉप हुए थे. हाँ. Weather of a place. Among the factors, the weather of a place is influenced by the temperature and humidity of that place. The temperature on any day depends on the amount of sunlight received. It is generally cooler during the nights than in the daytime. Or one of the main reasons for this is that during the day, the rays of the sun heats up the earth. Temperatures may be many degrees higher in urban areas than yes, because of various factors such as pollution, higher density of people and houses, less number of trees, etc. Humidity, the amount of water vapor present in the atmosphere determines humidity. The drier place will have lower humidity. Places near the sea coast, such as Kolkata and Mumbai, generally have What is humidity? Humidity मतलब क्या? water vapor present in the atmosphere. Okay. And Okay, continue. have a greater humidity than places far away from the sea, such as Delhi and Uttar Pradesh. Humidity of a region is usually higher in the rainy season than during summer and winter. मैम ह्यूमिडिटी मीन्स वो भेज आना ना. हाँ, भेज आना. हाँ.
we have seen that weather and climate vary from place to place. मैम VARY vary का मतलब मतलब डिफर्स, अलग अलग होता है हर एक जगह. वेरी मतलब डिफर्स. okay मैम. Vary from place to place. While some places on the earth have mild and comfortable climate, other places can have a harsh climate condition. Despite this, we see that people, animals, and plants live under these different climate condition. This is because the organisms adapt themselves to live under the climate conditions of their location. Adaptation in animals for different climates. Climates differ from place to place. That is why animals have a special characteristic that enable them to live in particular climate. This special characteristics are called adaptation. Adaptation can be defined as the changes in the structure or behavior of an organism that allow to it survive in a particular habit, hot and dry desert climate. In hot and dry climate, water ma'am scarce means 1 minute, सुहानी. बोलो क्या बोल रहे थे. मैम हॉट एंड ड्राई है ना, तो उसमें फर्स्ट लाइन में ही SCARCE scarce है. इसका मतलब SCARC scarce. scarce मतलब उस चीज की कमी होना. okay Deficiency of something. okay That thing is less. Cats and animals need adaptations to conserve water. Here, most animals get water from their plant. They eat particularly succulent flesh and juicy ones such as cactus. Some animals also get water from fluids of the bodies of animals that they eat. Let us look at some of ways by which animals adapt to the hot and dry climate. Camels have long eyelashes, ears. Now wait, सुहानी, adaptation मतलब क्या? Ma'am, adaptation means if we are living over here and we are adapt to this place and this climate. If we are going in a Himalaya, so we will not adapt there because there is cold climate. Or Adapt means to expect the environment wherever we live, accept the environment and their habits, food habits, climate, weather, etc. Okay, camel. पढ़ो. camel have long eyelashes, ear, and nostrils that they can close to keep the sand out when the wind blows. They have thick eyebrows that provide shade from the bright sun. Their wide feet help them to walk on sand without sinking into it. Ma'am, sinking means? Sinking मतलब अंदर डूब जाना. Okay. अंदर डूब जाना. हाँ. The hump of a camel is a reservoir of fatty tissue. टिश्यू मतलब कैमल का ये जो हम्प होता है ना, ये वाला, इसको हम्प बोलते हैं. यहाँ पे फैटी टिश्यू, फैट जमा रहता है ताकि जब उसको फूड वाटर ना मिले तो उसको वहां से एनर्जी मिल सके. मैम ये जो हम्प है तो उसमें ऐसी एक लाइन होती है जिसमें से फूड अंदर जाती या पानी अंदर जाता है, तो फिर वो ऐसे बंद हो जाता है.
उसके बाद ना जब बंद पीना नहीं हो, ऐसा बंद नहीं हो जाता, वहां पे स्टोर होता है। The hump of a camel is reserved of a fatty tissue. A camel can go a week or more without water, and it can last for several months without food. A camel have thick इसीलिए जनरली कैमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट में खाना अगर नहीं भी मिला तो कैमल उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो मैम एक ही दिन में वो इतना सारा खाना खा लेगा? जब भी उसको मिलेगा तो पानी ज्यादा पी लेगा, खाना तो इतना नहीं खा सकता लेकिन पानी पी लेता है ज्यादा। Camel have thick lips which help them to feed on prickly desert plants without hurting themselves. तो मैम ये कैमल डेजर्ट प्लांट्स मतलब, प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स मतलब देखो डेजर्ट में कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं ना, तो उसमें स्पाइन्स कांटे होते हैं, तो कैमल के लिप्स इतने मोटे होते हैं कि वो उनको वो सब छूता नहीं है। मैम लिप पे तो नहीं चुभता पर दांत में तो चुभेगा ना? नहीं 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 चुभेगा। अच्छा, तो मैम कैक्टस कैसे खा लेता होगा वो? हाँ, उसको वो एबिलिटी है, कैक्टस जैसे प्लांट्स खा लेते हैं विदाउट हर्टिंग देमसेल्फ, वो उसकी एबिलिटी है। Unlike most mammals, a camel can withstand body temperature changes throughout the day from 34 degrees Celsius to 41.7 degrees Celsius. This allows the camel to conserve water by preventing sweating as the environmental temperature rises. Unlike most mammal, a camel can withstand body temperature changes throughout the day. पूरे दिन में जैसे जैसे बॉडी ये दिन का टेम्परेचर चेंज होता है, वैसे वो अपनी बॉडी टेम्परेचर भी उस लेवल पे मेंटेन हो सकता है। दिस अलाउ टू देखो ज्यादातर कैमल को डेजर्ट में रहना पड़ता है। डेजर्ट में जो कैमल रहते हैं, तो डेजर्ट में क्या होता है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो कैमल में वो एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी उस हिसाब से मेंटेन कर सके। ओके यस, अगर मैम हम लोग कैमल को राजस्थान से अगर अहमदाबाद में ला देंगे तो उसे थोड़ा सा तो अलग फील होगा ना? हाँ हाँ, बहुत सारा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा, क्योंकि वहां पे तो कितनी गर्मी होती है, यहाँ पे इतनी सारी उससे कम होती है थोड़ी। राइट। Reptiles and birds extract metabolic waste in the form of uric acid and insoluble white compound, wasting very little water in process. ओके सी, ये जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स है वो लोग वेस्ट जो होता है, मतलब उसका उनका 1 नंबर और 2 नंबर वो यूरिक एसिड के फॉर्म में जो व्हाइट कलर का होता है वैसे निकालते हैं, और पानी ज्यादा पानी के फॉर्म में कम होता है। ये सारे एडेप्टेशन में उनकी एबिलिटीज दी है। Kangaroo rats live in burrows which they seal off to block out midday heat and to recycle the moisture from their own breathing. They are active only during the morning and evening to escape the scorching heat. स्कॉर्चिंग हीट कैसी होती है? स्कॉर्चिंग हीट मतलब बहुत ही अनबेरेबल तड़का जो बोलते हैं ना हम लोग, गर्मी। हाँ, जैसे मई महीने में गर्मी होती है, हमको 2 बजे की कोई बोले कि बाहर जाओ तो हम कैसे बोलते हैं, ना भाई बहुत तड़को होय છે, ना निकळाय, माथું फाटी जाए, बहुत गर्मी होय। स्कॉर्चिंग हीट, अनबेरेबल हीट। मैम अभी भी अगर बाहर जाएंगे फिर वापस से घर पे आएंगे ना तो सर बहुत दुखता है। The amazing fact about these animals is that they do not drink water
they get all their food and water requirements by digesting their seeds. Various species of desert dwelling ground squirrels and toads remain dormant, sleeping away the hottest part of the summer. ओके, अभी फेनिक्स, फेनिक्स मतलब फॉक्स जैसा होता है, कैसा पढ़ो। मैम? फॉक्स जैसा, फॉक्स जैसा। Phoenix are nocturnal in nature. मैम इसका मतलब क्या है? Nocturnal. नॉक्टर्नल इन नेचर मतलब जो दिन को जगता है रात को नहीं, दिन को सोता है रात को जगता है। रात को जग के क्या करेगा? अपना खाना ढूंढेगा। रात में? क्योंकि उसको दिन में बहुत गर्मी लगती है तो दिन को वो आराम करता है। तो मैम रात को तो लोगों के घर पे ही जाएगा ना? नहीं नहीं, ये फॉरेस्ट डेजर्ट में कुछ ना कुछ तो उसको मिल ही जाता है। अगर रात को कुछ ना मिले तो? कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। Natural in nature, only searching for food at night when it is less hot. During the day, the phoenix keep to its den with other foxes. Its long hairs help it to dissipate heat. डिसिपेट हीट मतलब उसकी लंबे हेयर से उसको हीट को फेस करने में आसानी होगी। बट मैम ईयर्स एक साइड होते हैं और पूरी बॉडी एक साइड होती है ना, तो हाँ तो मैम दूसरी बॉडी को मतलब नहीं लगेगा गर्मी? दूसरी बॉडी को मतलब समझी नहीं मैं। मतलब दूसरी बॉडी मतलब मैम मेरे हेयर्स है, तो अगर मेरे हेयर्स को गर्मी नहीं लग सकती बट मेरे हैंड को तो लगेगी ना, वैसा। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं उसमें ऐसा नहीं होता। अभी ये हॉट ट्रॉपिकल आप पढ़ो मन में, मैं धैर्य सौम्य को थोड़ा वर्क दे दूं। धैर्य सौम्य, कम ऑन क्लोज योर बुक। Start writing the questions which I give. Dharya Soumya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What are bases? What are bases? मैम बेसिक होता है कि बेसिक? Bases, BASES. मैम व्हाट आर बेसिस? हाँ मैम दूसरा? दूसरा, what are indicators? मैम थर्ड? धैर्य ने लिख दिया। धैर्य, are you writing? Yes, ma'am. From which plant litmus is extracted? क्या मैम? From which plant litmus is extracted? क्या मैम लिटमस? क्या मैम विच प्लांट के बाद क्या है? Litmus is extracted. लिटमस का स्पेलिंग बोलो तो मैम। मैम आपकी आज बहुत ही धीरे आ रही है मैम।
From which plant litmus is extracted? अब Yes, मैम ma'am. मैम फिर ओके फिर what is neutralization reaction? What is neutralization reaction? मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलो. What is neutralization reaction? Name some natural indicators. कितने हुए? मैम 5 हुए. 6 है. 5 हुए. 6 आप बोलना चाह रहे थे. हाँ. What are neutral substances? What are neutral substances? Neutral substance. Substances. What are neutral substances? मैम फिर फिर wait. Give 2 example of acid and 2 example of base. Acid और मैम base. Yes. मैम इतने ही मैम इतने इतने फिर हम लिखना चालू करें मैम. हाँ. मैम अब लिखना चालू करें. वेट मैं दे रही हूँ वही. ओके चलो लिखना चालू करो. स्टार्ट राइटिंग. सुहानी चलो हम कंटिन्यू करें. यस मैम. मैम मैंने है ना एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स तक पढ़ लिया है. अब पोलर बियर हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट में कुछ समझना है आपको? नो मैम. ओके. पोलर बेयर से पढ़ना बाकी है. हाँ. हाँ तो चालू करो. हाँ. Polar bears and many other animals such as seals, whales, and walrus have a thick layer of fat called blubber under Blubber. which keeps their body warm and insulated from the cold. The white fur of the polar bear acts as the good insulator against the cold. It further helps the animals to camouflage itself from its prey
thus enabling it to herd well both on land and in the water. Female polar bear dig dens in the snow where they might hibernate. Example, remain inactive or dormant during the worst part in the winter. This allow them to survive without food or water during the cold winter season. The fat stores of the body get converted into energy for फुल the स्टॉप body. आता है तो सुहानी रुको थोड़ा, साथ में ही मत कंटिन्यू करो. Okay, to function during hibernation, the cubes are born in the den. ओके. पोलर बेयर जो होते हैं उनकी स्किन एकदम पर उनका थिक होता है, दैट तो वी नो. पोलर रीजन मतलब आइस वाली रीजन में सील, व्हेल्स एंड वॉलरस पाए जाते हैं. उनको थिक लेयर, फैट का लेयर होता है, जैसे हमारी स्किन होती है वैसे उनके फैट के थिक लेयर को ब्लबर कहा जाता है, जो उनकी बॉडी को इंसुलेटेड मतलब गर्म रखती है. Okay, the white fur of polar bear get merged with the snow. Okay, ताकि उसको हंटिंग करने में भी इजी पड़े. Female polar bear dig dens in snow where they might hibernate. मतलब फीमेल हो तो उसको आराम करना, वो तो नीचे जाके हाइबरनेट मतलब आराम कर सकती है. दैट इज रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द वर्स्ट पार्ट. जब बहुत ही अनबेरेबल विंटर हो, जब वो बैर नहीं कर सकते तो वो लोग अंडरग्राउंड में चले जाते हैं. तो मैम अंडरग्राउंड में तो ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि वो लोग ऐसे उसको डिग करते हैं, एकदम नीचे नहीं लेकिन थोड़ा अंदर, ऊपर का जो सरफेस होता है उससे थोड़ा अंदर. मैम तो खुद करता है? हाँ, तो कॉन्टूर और मैं थोड़ी करने जाएंगे. तो मैम ये अंटार्कटिका में रहता है? हाँ, पोलर रीजन में. तो मैम पोलर रीजन तो अंटार्कटिका में ही है. तो This मैम हम allows them to survive without food and water during the winter season. मतलब विंटर में तो देखो हमको वैसे भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती. The fat stored of the body gets converted. उन्होंने जो फैट स्टोर किया होता है अपनी बॉडी में, जब उनको खाना नहीं मिलता तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसको वो लोग एनर्जी के टाइप लेते हैं. The cubs are born in the den. Cubs मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे. Now penguin. मैम मैंने ना अंटार्कटिका जाने का सोच लिया है. आप आने हाँ. वाले हो? पिक भेजना, मुझे प्लानिंग बता के पिक्स भेजना, मैं देखो हैप्पी जर्नी बोलूंगी. नहीं मैम, आप भी साथ में चलो, मजा आएगा. अच्छा ठीक है, फिलहाल तो करे पेंगुइन. Okay. Penguins huddle together in group to तो stay warm. आता है तो रुक के बोलना. हाँ, okay मैम. Penguins huddle together in group to stay warm and fight their enemies. The male penguins huddle together to protect the eggs laid by females for the severe cold. It exposed ड्यूअल to. कौन? हाँ मैम, लेड बाय मतलब लेड का मतलब क्या है? क्या? लेड, LAID. लेड बाय द फीमेल, देना, एग्स देना. हाँ, okay. If exposed to the cold, the eggs get destroyed. The female penguins then return to the sea to feed themselves and bring food for their chicks. The Arctic fox. वेट, पेंगुइन का पहले. पेंगुइन्स ग्रुप में ही रहते हैं ताकि उनको ठंडी भी ना लगे और एनिमीज से बचे रहे. Male penguin huddle together to protect their eggs from the severe cold. If exposed to cold, the eggs get destroyed. ठंडी में खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Return to the sea to feed themselves and bring food for their chicks. Okay. The Arctic fox, Canadian lynx, and Arctic hare.
मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ पढ़। हाँ. Are usually much larger than the member of the same species living in the warmer climate. They have large furry paws and furry ears. The furry pads act as snowshoes and help them to move in the snow easily. The furry hairs help to keep the cold out. Okay. Are usually larger than the member of same species living in warmer climate. They have large furry paws and furry ears. Paws act as a snowshoes. मतलब ठंडी में उनको चलने में helpful रहे and help them to move in the snow easily. The furry ears help them to protect them from cold. ये कैनेडियन लिनिक्स है ना, वो कैट जैसा होता है, कैट जैसा दिखता है. ओके. Yes. लेकिन कैट से उसकी बॉडी ज्यादा डॉग जितनी बड़ी होती है. हाँ. मैम ये क्या हुआ हाँ. पता है? पोलर बियर है, उसको फर है बॉडी में थिक, और ये पेंगुइन को तो नहीं है. लेकिन पेंगुइन की ये जो होती है ना स्किन, ऊपर का लेयर थोड़ा थिक होता है, फरी तो नहीं होता लेकिन थिक होता है. तो फिर मैम वो झुंड में क्यों चलता है? अलग अलग नहीं चल सकते? नहीं, वो उनको ऐसा है कि हडल्स में झुंड में चलेंगे ना तो हम सेफ रहेंगे. ठंडी से भी उनको फायदा होता है और एनिमी से भी फायदा होता है. मैम बट एनिमी इंसान कहाँ पे जाने वाला है वहां पे? हाँ हम लोग जाएंगे. इंसान नहीं, एनिमल्स ही. अच्छा, एनिमल्स ही. मैम बट अगर पोलर बियर का उनके सामने आ जाएगा तो उनका झुंड कहाँ पे चलेगा? हाँ वही तो. चलो कंटिन्यू. Arctic birds such as टर्मिगियंस. पी साइलेंट है. अच्छा, ptarmigans have feathers up to their feet to keep their body warm. These ptarmigans stay in the Arctic all year, whereas some birds such as snow geese and Arctic terns. मैम ये क्या Arctic terns? एक ऐसा बॉडी है. Migrate to warmer region during the winter and return only the summer beings to settle. ओके. मैम मतलब ये विंटर में कहाँ चला जाता है? देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आर्टिक बर्ड्स आर टैंगमेरियंस हैव फेदर्स अप टू देयर. उनको है ना उनके फीट तक फेदर्स होते हैं ताकि वो ठंडी से बचे रहे. They stay in Arctic all year, whereas some birds like Arctic terns और वो लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा विंटर हो ना तो वो लोग माइग्रेट कर देते हैं. फिर विंटर वहां पे खत्म हो तो वो लोग वापस आ जाते हैं. पर ओके. तब तक कहाँ पे जाते हैं? तब तक जैसे कोई बर्ड्स इंडिया फ्लाई करते हैं, कोई के उसकी नेबरिंग कंट्री में जाते हैं. हाँ. बाप रे, इतना लेकिन वो लोग बीच में रेस्ट करते करते आएंगे ना. ऐसा नहीं कि उड़ते ही चले. सुहानी मुझे तो ऐसा ही लगा. ना ना. मैम मैम पर ट्रीज कहाँ से आएंगे? कहाँ पे रुकेंगे? अरे आएंगे, क्यों नहीं रुकेंगे ही ना. हाँ बोलो धैर्य सौम्य. आइलैंड कहाँ पे? मैम ये सुहानी कह रही है कि इसको एंटार्क्टिक जाना है, पर वो तो कितना दूर है मैम. जा सकते हैं मैम. मैम मैंने सपना देखा था ना, तो उसमें क्या था पता है ना? इंडिया और एंटार्क्टिका है ना, उसके बीच में, मतलब उसके बीच में नहीं, बट इंडिया के थोड़े पास एक आइलैंड है. वहां से बुकिंग करानी पड़ती है शिप की, और शिप जाती है ना, उसमें 5-6 दिन लगता है. अगर एरोप्लेन जाता है ना मैम तो फिर 1 दिन में ही पहुंच जाते हैं. अच्छा. पर एरोप्लेन पे हो एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन में क्या है, इंडिया से वो जो आइलैंड है ना वहां पे एरोप्लेन जाता है,
बट आइलैंड से अंटार्कटिका जाना हो ना तो वहां पे शिप जाती है। मैम तो वहाँ पे तो कितना खतरा मैम हो वो आपने कल कोई खतरा नहीं, ऊपर से मजा आता है। हम बोट में बैठते हैं तो हमें कितना मजा आता है ना मैम। और ये तो वो ठंडा ठंडा पानी वाला होगा तो बहुत मजा आएगा। मैम वो क्रूज में जा रही है हाँ क्रूज में। और वो भी मैम ठंडी में। और मैम मजा क्रूज आएगा। में तो नीचे से पानी आता है, ऊपर स्विमिंग पूल जो होता है उसमें, उतने ठंडे पानी में ये नहाएगी। अरे जिसको नहाना हो वो ना, कंपलसरी नहीं है कि Go नहाना ही now, चाहिए। shut up and do your work. धैर्य सम्मेलन जल्दी लिखो। मैम पर वहां पे तो जाने के लिए बहुत बुक करना पड़ता है, फिर वीजा चाहिए ऐसा। हाँ, अभी क्वेश्चन आंसर लिखना है, वो करेंगे हम लोग। मैम आपने जो फोर्थ क्वेश्चन लिखवाया था वो न्यूट्रल लिखाया था ना, व्हाट इज न्यूट्रल रिएक्शन, NEUTRAL। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके मैम, तो मैम उसका स्पेलिंग NEUTRALION। LISATION न्यूट्रलाइजेशन। ओके मैम। कितना बाकी धैर्य सौम्य? मैम मेरा तो हो गया ना चैप्टर फिनिश। हाँ, आपका तो हो गया। मैम थोड़ा ही बाकी है, 4 क्वेश्चन। हाँ, जल्दी करो, ऑब्जेक्टिव करो सुहानी तब तक। ओके मैम। और मैम फिफ्थ वन जो था, नेम सम न्यूट्रल इंडिकेटर था ना। नेचुरल इंडिकेटर। ओके मैम। नेचुरल इंडिकेटर। मैम मेरा तो होगा, मैं दिखाऊं? हाँ, दिखाओ। यस मैम, 2 मिनट।
मैम ये रहे क्वेश्चंस मेरे और ये रहे मेरे सब आंसर्स। नजदीक ले जाओ तो मुझे अच्छे से दिखे। मैम देखो मैम मुझे और ये एक नजदीक, नहीं आया, ये 3rd नंबर का है ना हाँ लिटोस्मारा, वो नहीं आया। और मैम ये मैंने लास्ट नंबर में ये एसिड के नाम लिखे और ये वो बेसिस के नाम, वो चलेगा ना ऐसा? हाँ चलेगा, वो तो चलेगा। ये कौन सा नहीं आया आपको? मैम ये देखो 3rd नंबर का। क्वेश्चन बोलो भाई, मुझे 3rd नंबर थोड़ी समझ में आएगा बेटा। यस मैम 2 मिनट। मैं बोलूं आंसर 3rd वन का? क्या है क्वेश्चन? Which plant litmus explate? Extracted from. लीचन। Lichen is the answer. यस मैम, मैंने भी वही लिखा है। और मैम 6th वन का क्या था? 6th क्वेश्चन कौन सा है? मैम मुझे एक डाउट है। हाँ सुहानी बोलो बेटा। हाँ मैम, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना, उसमें व्हाट आर ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नो, क्लाउड कवर एक्सेट्रा कॉल्ड वेदर प्रिडिक्शन, वेदर एलिमेंट्स, वेदर और वेदर एंड क्लाइमेट। मैम मुझे वेदर लग रहा है। वेट वेट वेट, कहाँ पे है? इसमें नहीं है। होगा मैम, फर्स्ट नंबर का ही है। इसमें एमसीक्यू है, द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। आपका क्या है? What are humidity, rainfall, snow, cloud cover, etc. called weather prediction, weather element, weather और weather climate? वेदर एलिमेंट आएगा ना। क्वेश्चन लिखो तो फिर से, मुझे चैट बॉक्स में लिखो, मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन। मेरे को सिर्फ 6th वन का क्वेश्चन मैंने प्रॉपर नहीं आया है मेरा। बाकी तो नेट क्या है मैम, व्हाट आर देयर, मेरे को वो नहीं लिखा, सब्सटेंस लिखा है बाद में। धैर्य 5th के 6 कौन सा है, इसको बताओ सौम्य को। मैम 6th वन है ना मैम, मैंने तो 5th में है ना वो कौन सा क्वेश्चन, वो 5th में नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स, तो मैम मैंने ऑनियन चेरीज ये लिखा है, तो चलेगा ना मैम? चाइना रोज, टर्मरिक, ये सब आएगा नेचुरल यस इंडिकेटर। मैम, मैंने भी चाइना रोज, टर्मरिक और लिटमस लिखा है। मैम मुझे 6th वन का क्वेश्चन चाहिए। धैर्य उसको 6th वन का क्वेश्चन दो। सुहानी अपने चैट बॉक्स में लिखा क्वेश्चन। What is neutral substance? What are neutral substances? Yes मैम, मैंने लिख दिया। What are humidation, rainfall, snow, cloud cover, etc. called? Weather elements. ह्यूमिलेशन नहीं है, ह्यूमिडिटी है वो, हाँ गलती से हाँ, ऑप्शंस क्या है? वेदर फोरकास्ट, वेदर एलिमेंट्स, फिर नहीं मैम, वेदर प्रिडिक्शन, हाँ, फिर वेदर एलिमेंट, हाँ, अकेला वेदर और वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एलिमेंट्स। ओके मैम। मैम मेरा भी हो गया, मैं दिखाऊं मैम? हाँ दिखाओ। मैम ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन से फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर, ये थर्ड, ये मैम फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये मैम 7th। ओके मैम ये सही है मैम, सब्सटेंस वाला 6th वन, एसिडिक नॉर बेसिक। क्या है क्वेश्चन? मैम what are neutral substance, एसिडिक नॉर बेसिक, मैंने वो लिखा है मैम। हाँ, neutral substances are neither acidic nor basic.
यस मैम। मैम मैंने नाइजर नहीं लिखा मैम, बाकी सब मेरा राइट है मैम। लेकिन इसका और एक आंसर आएगा, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट शो। लिखो धैर्य, आप भी लिखो। यस The- मैम। The solutions which do not show any effect on litmus, द सॉल्यूशन के बाद क्या मैम? which do not show any effect on litmus, So any effect on litmus on litmus are called are called neutral substances. डन मैम। मैम Yes, सुहानी। इसमें है ना, ये पूछा है कि सन से अर्थ का किलोमीटर कितना है, तो मैम मुझे आंसर मिल गया है। आंसर है 149.6 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। पर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो मैम क्या आंसर लिखूं? ऑप्शन क्या है? 149 मिलियन किलोमीटर, 149,000 किलोमीटर, 149 किलोमीटर और 149,000 मीटर। 149,000 मीटर डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन है ना? हाँ मैम, तो उसका रियल आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर, पर ऐसा तो लिया ही नहीं है। इसमें क्या है पता है, 149 मिलियन किलोमीटर है, पर 149.6 किलोमीटर होना चाहिए। एक मिनट। मैम आप चिपक गए। नहीं चिपके। 149 कितना बोला आपने? 0.6 मिलियन किलोमीटर। हाँ वो राइट है। पर मैम वो ऐसा वाला- ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या है? चैट बॉक्स में लिखो तो। धैर्य सौम्या, नेक्स्ट लेक्चर के लिए है ना लेसन 6 रीड कर लेना। और Okay, मैम। धैर्य सौम्या, स्कूल में कितने चैप्टर्स लिखवाए? मैम मैम अभी तक 3 चैप्टर्स। मैम मेरा तो वो हीट वाला चल रहा है अभी, हीट। यस मैम, हमारा अभी हीट वाला ही चल रहा है और 3 चैप्टर्स तक लिखवा है। मैम अभी अभी साइंस की एग्जाम होगी। यस मैम, मेरी भी है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मेरी। मैम मेरा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की रिटर्न टेस्ट भी है। तो मैम अब हम रिव्यू हो जाए। मैम क्यों? मैम आपको जब आप एग्जाम लो, आपको पेपर मिला धैर्य सौम्या? कौन सा पेपर मैम? क्वेश्चन पेपर मिला? स्कूल और ट्यूशन का पेपर मिला ना, तो करेक्शन कर लेना। धैर्य 2 Yes, टाइम्स पेपर लिख लेना है। सौम्य आपको जो भी रॉन्ग पड़ा वो लिख लेना। ओके मैम। और मैम मैं सोनिया मैम से बोलकर मैम आपको भेजूं मैम हमारे जो वर्कशीट और जो आए हैं वो, क्योंकि परीक्षा मैम भी ऐसे ही करते हैं और बाद में उसमें से एग्जाम मैम सी मैंने आपको चैट बॉक्स में लिखकर भेजा है। हाँ, देख लूंगी सुहानी, क्योंकि इसमें तो नहीं बता रहा है।
149 kilometers. बट नहीं मैम, ऐसा नहीं है। नहीं है? 149,000 किलोमीटर। मैम आंसर ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर, पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो वो आपकी स्कूल के मैम को पूछना। तो मैं वो भी आंसर क्या लिखूं? ये इसका न मत लिखो, छोड़ दो, मैम को पूछ लेना, क्योंकि इसमें भी नहीं बता रहा है। ओके मैम। स्कूल में जो लिखवाया है 1, 2, 3, 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो हो गए? किसमें मैम? स्कूल में नोटबुक हाँ, में हो गया। लिखवाया कुछ? हाँ, तो वो लिखवाया हमारी है ट्यूशन मैम। बुक में लिखना है। मैम ऐसा होमवर्क लिखना है या होमवर्क में मैम पर मैम, मुझे मुझे भी भी लिखना है? लिखना है, क्योंकि हमको है ना वर्क बुक में ही सब कुछ लिखा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। नोटबुक नहीं होती आपको? हाँ, तो वर्कबुक में से क्वेश्चन आंसर लिखना, ऑब्जेक्टिव मैम, नहीं। अरे नहीं मैम, ऐसा होता है हमारे में कि वर्क बुक में आंसर लिखाते हैं और ऐसा होमवर्क देते हैं कि लिख के आना जो जो लिखा है, ऐसा वर्क बुक में से नोटबुक में लिखना है, ऐसा। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये रीड कर लेना लेसन 6, और सुहानी आप है ना लेट्स रिमेम्बर वो सब कर लेना, जो भी नहीं ओके है मैम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, हाँ मैम। बाय। मैम? बाय बाय Bye. मैम।